नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इल्विन क्लासेस में। आज हम लोग करंट अफेयर्स की एक महत्वपूर्ण कक्षा लेकर इस अंक में हम प्रस्तुत हुए हैं। आज का जो हमारा विषय है वो पांचवा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण आया है, उसके बारे में हम लोग आज विस्तृत बात करेंगे। महत्वपूर्ण उसमें जो शब्दावलियाँ दी गई हैं उनको देखेंगे। नवजात शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं, एफटीआर क्या होता है, प्रतिस्थापन दर क्या होता है, किस राज्य में उसकी क्या स्थिति है। उसके बाद इंटरनेट प्रयोग के आधार पर ग्रामीण और शहरों में पुरुष और महिलाओं के बीच कितना अंतराल है, कितना औसत गैप है, इन सब बिंदुओं को देखेंगे। आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियोस को शुरू से अंत तक देखें। साथ ही आप लोग इल्विन क्लासेस चैनल से आप हमें विभिन्न माध्यमों से हमारी टीम के साथ हमसे जुड़ सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ @इल्विन क्लासेस सर्च करना है, चाहे वो ट्विटर हो, टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक पेज हो या यूट्यूब हो। आप उस चैनल को वो ओपन करेंगे, उसमें जब यूट्यूब चैनल खोलेंगे तो उसमें प्लेलिस्ट में आप इंडियन पॉलिटी की पूरी कक्षा, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल की कक्षाएं प्रारंभ की गई हैं, उसके बाद इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की कक्षाएं प्रारंभ की गई हैं, जो बेहतरीन कक्षाएं हैं। आप विश्वास मानिए, उसको पढ़िए और आप एक दिवसीय सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। चाहे वो पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हो, चाहे यूजीसी नेट, चाहे जीआईसी प्रवक्ता, यूपी, पीजीटी, इन सब में जो सामान्य अध्ययन के जो विषय हैं उसमें आपका इंडियन पॉलिटी अर्थात भारतीय राज्य व्यवस्था, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित सभी विषयों को सारगर्भित तरीके से पूर्व में आए प्रश्नों को दृष्टिगत रखते हुए उसमें प्रत्येक जो आयाम है उसको समाहित करने का पूरा प्रयास किया गया है। आप हमारी वीडियोस को कृपया करके देखें और तैयारी करने वाले जो प्रतियोगी छात्र छात्राएं हैं उन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। आज का ये हमारा अंक बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा 2021 में आयोजित होने वाली जितनी परीक्षाएं हैं सबका कैलेंडर जारी कर दिया गया है। हमारी बहुत प्रतीक्षित परीक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित करवाने वाली पीसीएस की परीक्षा 13 जून को उसकी तिथि की घोषणा हो गई है। तो उसको ध्यानगत रखते हुए जो जो उसमें करंट के मुद्दे हो सकते हैं जो आएंगे उसको इसमें समाहित करने का प्रयास किया गया है। जो हमारा आज का ये पांचवा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण है, इसमें हम क्या क्या जानेंगे। इसमें हम जानेंगे कि कौन जारी करता है। पहले तो कोविड-19 महामारी के चलते इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। प्रथम चरण के जो सर्वेक्षण आए हैं, उनके रिपोर्ट आए हैं, उनको हम इसमें देखेंगे। जो दूसरे सर्वेक्षण आएगा वो नवंबर से में प्रारंभ होके आपके मई 2021 में आने की संभावना है। उसके बाद उसको पढ़ेंगे। इसमें हम जानेंगे कि ये जो आपका NFHS है वो कौन जारी करता है। उसके बाद इसमें उन विषयों को देखा गया है जो NFHS 4 में हैं, लेकिन कुछ नए मुद्दे हैं। वो कौन कौन से नए मुद्दे हैं, अच्छा इसकी आवश्यकता क्यों होती है, 2030 तक हम लोगों को कुपोषित भारत से मुक्ति आदि, जो गरीबी उन्मूलन, ये सब जो चीज़ें हैं, इन सब से निजात पाने के लिए ये एक टारगेटेड ईयर है। ठीक है, तो उस तक इन सब चीज़ों को सही करना है। तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि किस क्षेत्र में हम पिछड़ रहे हैं, हमारी जो योजनाएं हैं वो सही से कार्यान्वित हो रही हैं कि नहीं। उसका परिणाम रूप हम देख सकते हैं इन सब रिपोर्टों के माध्यम से। तो उसमें जहाँ सुधार की आवश्यकता होगी वहाँ सुधार किया जाएगा, जहाँ और ज़्यादा सुधार की वहाँ सुधार, और जो स्थिति सामान्य होगी उसमें सामान्य तरीके से चीज़ों को संचालित करने का काम किया जाएगा। आइए प्रारंभ करते हैं। पांचवा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, ठीक, NFHS 5। N मतलब नेशनल, F से फैमिली, H से हेल्थ और S से सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ये पांचवी हमारी रिपोर्ट है। कौन जारी करता है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया जाता है। पूछा जाएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन जारी करता है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ये पांचवा है, 12 दिसंबर 2020 को जारी किया गया था। इसमें जितने आंकड़े हैं
वो वर्ष 2014 से 2019 के दौरान के सब डेटा हैं। इसमें क्या है, इसमें 3-4 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। पहला, जनसंख्या, स्वास्थ्य और पोषण के बारे में जानकारी दी गई है। जितने डेटा होंगे उसमें जनसंख्या, स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित जो जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ इकट्ठा की गई है, डेटा का संग्रहण किया गया है, उसको देखा जाएगा, उसमें वो जानकारी है। कोविड-19 के चलते यह 2 चरणों में होगा। पहले चरण जिसके बारे में सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले चरण में 17 राज्यों और 5 केंद्र शासित राज्यों की बात की गई है, उसके ये डेटा है। आइए देखते हैं। इसमें जो डेटा है वो 2014 से 2019 मतलब 5 वर्ष की अवधि के दौरान जो जो बातें, घटनाएं या चीज़ें हुई हैं उनको हम देखेंगे। NFHS4 के अलावा अन्य नए विषय कौन कौन से जुड़े गए हैं। प्री स्कूल एजुकेशन पूछ देगा कि जो हमारा चौथा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण आया था उसमें कौन कौन सी चीज़ें या अवधारणाएं या विषय बिंदु नहीं थे, सर्वेक्षण के बिंदु नहीं थे, या जो 5वां हमारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण आया है उसमें चौथे से क्या क्या चीज़ें ऐड की गई हैं। तो उसमें प्री स्कूल एजुकेशन, दिव्यांगता, शौचालय की सुविधा, मृत्यु पंजीकरण, मासिक धर्म के दौरान स्नान करने की पद्धति और गर्भपात के तरीके एवं कारण आदि शामिल हैं। इसमें 4-5 विशेष चीज़ें जोड़ी गई हैं, इसके अलावा भी चीज़ें शामिल की गई हैं, लेकिन जो मुख्यतः है वो प्री स्कूल एजुकेशन, दिव्यांगता, शौचालय की सुविधा, मृत्यु पंजीकरण, मासिक धर्म के दौरान स्नान करने की पद्धति और गर्भपात के तरीके एवं कारण आदि को शामिल किया गया है। डेटा का जो विश्लेषण किया गया है वो 4 बिंदुओं में किया गया है। ये जो डेटा का विश्लेषण है इसके 4 प्रमुख मैट्रिक्स है। उसमें 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के बारे में चारों चीज़ों की जानकारी दी गई है। चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, कम वजन वाले बच्चों की हिस्सेदारी, बाल मृत्यु दर। तो चाइल्ड स्टंटिंग क्या होती है? चाइल्ड स्टंटिंग होती है कि 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों में ये गंभीर कुपोषण की स्थिति को दर्शाता है। चाइल्ड स्टंटिंग के माध्यम से हम देखते हैं कि लंबाई है जो आयु के उम्र के अनुपात में कम है। चाइल्ड स्टंटिंग अगर मिलान करने को आएगा तो चाइल्ड स्टंटिंग में क्या होती है, जो आपकी लंबाई है वो एज के अकॉर्डिंग कम है। ठीक, ये कुपोषण की गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ये चाइल्ड स्टंटिंग के मामले में उच्च स्तर पर तेलंगाना, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल है। जो पहले रिपोर्ट आई है उसमें चाइल्ड स्टंटिंग जो डेटा विश्लेषण के 4 प्रमुख मैट्रिक्स हैं उसमें चाइल्ड स्टंटिंग मतलब 5 वर्ष जितने ये चारों तरह की चीज़ें दी गई है, चाहे चाइल्ड स्टंटिंग हो, चाहे चाइल्ड वेस्टिंग हो, चाहे कम वजन वाले बच्चों की हिस्सेदारी हो या बाल मृत्यु दर, वो सब 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के बारे में ये जानकारी दी गई है। तो चाइल्ड स्टंटिंग मतलब ये जो होता है गंभीर कुपोषण की स्थिति को दर्शाता है। इसमें जो आपकी लंबाई होगी वो आयु के अनुपात में कम होगी। इन सब मामलों में तेलंगाना, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल शीर्ष राज्य हैं, अर्थात इनका उच्च स्तर है। चाइल्ड वेस्टिंग मतलब वजन के अनुपात में वजन लंबाई के अनुपात में कम है, मतलब आप लंबे हैं उस हिसाब से लंबे वजन आपका नहीं है, या वजन ज़्यादा हो गया लंबाई आपकी कम है। इसके बारे में बात करेगा। इसमें तेलंगाना, केरल, बिहार व असम में इसका उच्च स्तर देखा गया है। वहीं महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में चाइल्ड वेस्टिंग में स्थिरता आई है, अर्थात वजन लंबाई के अनुपात में कम में जो पुराने आंकड़े थे हमारे चौथा जो आंकड़ा था उसके रेशियो में उसमें स्थिरता आई है। कम वजन वाले बच्चों की हिस्सेदारी में सबसे वृद्धि वाले राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, असम आदि हैं। बाल मृत्यु दर लगभग स्थिर है। नवजात शिशु मृत्यु दर क्या होती है? प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में से 1 वर्ष या इससे कम उम्र के में मरने वाले शिशुओं की संख्या। नवजात शिशु मृत्यु दर जैसे मान लीजिए कि 1000 बच्चे जन्म लिए, उसमें से 0 से 1 वर्ष के बीच 100 बच्चे की मृत्यु हो गई, तो ये जो 100 होगा वो क्या होगी? मृत्यु दर होगी। ठीक है, नवजात मृत्यु दर।
इसमें इसको नहीं लिया जाएगा। 1 वर्ष से ऊपर के जो बच्चों की मृत्यु होगी, ठीक, वो नवजात शिशु मृत्यु दर के अंतर्गत नहीं आएगी, वो बाल मृत्यु दर के अंतर्गत आएगी। देखिए, नवजात शिशु मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर दोनों अलग है। नवजात शिशु मृत्यु दर में प्रति 1000 बच्चों, जीवित जन्म लेने वाले बच्चों में 1 वर्ष से कम आयु के मृत बच्चों की संख्या को कहते हैं। ठीक, अब प्रमुख शब्दावलियाँ क्या है? TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, कुल प्रजनन दर 15 वर्ष से 49 वर्ष आयु के बीच एक महिला से जन्म लेने वाले अनुमानित बच्चों की औसत संख्या को TFR कहते हैं, कुल प्रजनन दर कहते हैं। भारत में जो हमारा लक्ष्य है वो TFR कितना करना है प्रति महिला? 2.1। जो हमारा लक्ष्य है TFR का 2.1 है। सिक्किम में सबसे कम TFR दर्ज किया गया है। पूछा जाएगा कि सबसे कम कुल प्रजनन दर कहाँ की है, तो सिक्किम की है। कितनी है? 1.1। बिहार में TFR 3 है, अर्थात बिहार में ज़्यादा है। बाकी राज्यों में TFR में गिरावट दर्ज की गई है, जिसका अर्थ है कि भारत की जनसंख्या में स्थिरता आ रही है। अब आइए आगे देखते। प्रतिस्थापन दर। प्रतिस्थापन दर क्या होती है? प्रतिस्थापन मतलब किसी के स्थान पर दूसरे का आना। इस शब्द से ही स्पष्ट है, यह जनसंख्या की एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें उस देश में जितने वृद्ध लोग मरते हैं उसके स्थान पर अगर उतने नए बच्चे, नवजात शिशु पैदा हो जाते हैं जो उनकी रिक्तता को भर देते हैं, वही प्रतिस्थापन दर होती है। प्रतिस्थापन दर ही यह निर्भर होता है कि उस देश की जनसंख्या बढ़ेगी या घटेगी, स्थिर रहेगी। आइए समझते हैं प्रतिस्थापन दर क्या है। मान लीजिए कि किसी देश में 100 वृद्ध मरे और 100 बच्चे जन्म ले लिए, तो प्रतिस्थापन दर क्या है? समान है। अगर 100 वृद्ध मरे और 90 बच्चे पैदा हुए तो प्रतिस्थापन दर क्या है? कम है। अगर 100 वृद्ध मरे और 110 बच्चे पैदा हुए तो प्रतिस्थापन दर ज़्यादा है। इस कंडीशन में जब प्रतिस्थापन दर कम होगी, ठीक है, तो जनसंख्या क्या होगी? कम होगी। जब प्रतिस्थापन दर स्थिर होगी तो जनसंख्या समान बनी रहेगी, और प्रतिस्थापन दर जैसे ही ज़्यादा होगी तो उस समय जनसंख्या उस देश की बढ़ेगी। जो हमारी प्रतिस्थापन दर एक और बताती है, प्रतिस्थापन दर में गिरावट TFR में, टोटल फर्टिलिटी रेट में कमी को प्रदर्शित करता है। प्रतिस्थापन दर में वृद्धि TFR में वृद्धि को दर्ज करता है, और प्रतिस्थापन दर की स्थिरता TFR की स्थिरता को व्यक्त करता है। प्रतिस्थापन दर एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें उस देश में, उस राज्य में, उस भौगोलिक परिक्षेत्र के अंतर्गत जितनी वृद्ध संख्या, जनसंख्या मृत्यु होती है, उसके बदले में नवजात शिशु पैदा होते हैं जो मरे हुए वृद्धों की संख्या को भरते हैं, अर्थात उनकी रिक्ति की पूर्ति करते हैं। उसे प्रतिस्थापन दर कहते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन दर अगर ज़्यादा होगी तो उस देश की जनसंख्या बढ़ेगी। प्रतिस्थापन दर ज़्यादा कैसे होगी? अगर वहाँ पे कुल प्रजनन क्षमता बढ़ेगी प्रति व्यक्ति महिला, तो वहाँ पे प्रतिस्थापन दर बढ़ेगी। अगर कम होगी TFR तो वहाँ की प्रतिस्थापन दर घटेगी। अगर बराबर है, सामान्य चल रही है, तो वहाँ की प्रतिस्थापन दर समान होगी। प्रतिस्थापन दर अगर समान होगी तो वहाँ की देश की जनसंख्या समान होगी। अगर कम होगी तो देश की जनसंख्या कम होगी। अगर ज़्यादा होगी तो देश की जनसंख्या बढ़ेगी। बाल विवाह, घरेलू हिंसा, यौन हिंसा, गर्भनिरोध के तरीके, संस्थागत प्रसव, सिजेरियन पद्धति, वित्तीय समावेशन, इंटरनेट के उपयोग और राष्ट्र के बारे में आइए इसमें आंकड़े देखते हैं। बाल विवाह, कुछ राज्यों में बाल विवाह की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये जो आंकड़े दिए गए हैं, मणिपुर, असम, इसमें वर्ष 2015-16 की तुलना में दिया गया है। असम में भी 2015-16 की तुलना में ये आंकड़े हैं वृद्धि। तो त्रिपुरा में 33.1% से बढ़कर 40.1% हो गया है, मतलब 7% की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं मणिपुर में 13.7% से बढ़कर
16.3% और असम में 30.8% से बढ़कर 31.8% हो गई है बाल विवाह के मुद्दे। उच्च दर सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में बाल विवाह की दर है 41.6%। पूछेगा कि सबसे ज़्यादा बाल विवाह की उच्च दर कहाँ है, सर्वाधिक बाल विवाह दर कहाँ है पूरे भारत में, तो पश्चिम बंगाल में कितना है 41.6। मतलब 100 जो विवाह हो रहे हैं उसमें 41.6% जो विवाह हैं वो किस में होते हैं, बाल विवाह। ठीक, उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा बिहार है 40.8%। उसके बाद यौन घरेलू हिंसा में बाकी राज्यों में स्थिरता आई है, लेकिन सर्वाधिक वृद्धि कर्नाटक में दर्ज की गई है। जो हमारा राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 था उसमें भी घरेलू हिंसा कर्नाटक में कितनी थी 20.6%। अब जो 5वां आया है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण उसमें कर्नाटक में सर्वाधिक पूरे देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अभी तक जो आंकड़ा आया है उसमें सर्वाधिक घरेलू हिंसा के मामले कर्नाटक में दर्ज किए हैं। उनकी प्रतिशतता कितनी है 44.4%। यौन हिंसा के मामले में आपका असम, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय व पश्चिम बंगाल में वृद्धि दर्ज की गई है। असम, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय व पश्चिम बंगाल। गर्भ निरोधक के जो तरीके अपनाए जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा महिला नसबंदी का तरीका अपनाया गया है। आंध्र प्रदेश में 98%, तेलंगाना में 93%, केरल में 88%, कर्नाटक में 84% और बिहार में 78%, साथ ही महाराष्ट्र में 77%। जो गर्भ निरोधक तरीके अपनाए जाते हैं उसमें आधुनिक तरीकों में महिला नसबंदी के तरीकों को अपनाया गया है, उसमें आंध्र प्रदेश में 98% सर्वाधिक है। संस्थागत प्रसव में वृद्धि दर्ज की गई है। 19 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में जो संस्थागत प्रसव होता है उसमें वृद्धि दर्ज की गई है। 5 में से 4 से अधिक महिलाओं ने संस्थागत प्रसव में वृद्धि हुई है। सिजेरियन पद्धति भी एक प्रसव की पद्धति होती है जो अधिकांश राज्यों में प्रसव की इस पद्धति में वृद्धि दर्ज की गई है। सिजेरियन पद्धति क्या होती है, ये भी प्रसव की एक पद्धति होती है। इस पद्धति में अधिकांश राज्यों में वृद्धि की गई है। सिजेरियन के मामले में 90% की वृद्धि दर्ज की गई है। नोट जो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य समुदाय द्वारा सिजेरियन सेक्शन की आदर्श दर कितनी होती है 10 से 15% के बीच होनी चाहिए। मतलब अगर 100 प्रसव हो रहा है तो जो सिजेरियन सेक्शन से होना चाहिए वो 10 से 15। ठीक, अगर इससे ज़्यादा है तो यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अकॉर्डिंग आदर्श दर को नहीं दर्शाता है। भारत में 90% वृद्धि दर्ज की गई है इस पद्धति में। वित्तीय समावेशन से तात्पर्य मतलब बैंक खातों में महिलाओं के जो बैंक खाते हैं उसमें वृद्धि दर्ज की गई है। मतलब महिला संचालित बैंक खाते जो हैं उसमें वृद्धि दर्ज की गई है। ये चौथा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की तुलना में। ठीक, उसके बाद इंटरनेट के उपयोग में शहरी ग्रामीण लैंगिक अनुपात बहुत ज़्यादा है। देखिए औसत ग्रामीण भारत में देखा जाए तो 10 लोगों में से 3 से कम 10 में से 3 तथा शहरी भारत में 10 में से 4 से भी कम महिलाएं ऐसी हैं जिसने इंटरनेट का उपयोग शायद ही किया है। ग्रामीण में 10 में से 3 से भी कम महिलाएं तथा शहर में 10 में से 4 से भी कम महिलाएं इंटरनेट का उपयोग नहीं की हैं। उसके बाद जो हमारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण है उसकी नोडल संस्था कौन सी है, उसकी नोडल संस्था अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान है जिसकी स्थापना वर्ष 1956 में की गई थी। आइए इसको देखते हैं। प्रतिस्थापन दर ऐसी अवस्था जिसमें जितने वृद्ध लोग मरते हैं उनका खाली स्थान भरने के लिए उतने ही नए बच्चे जन्म लेते हैं। अगर प्रतिस्थापन दर बराबर है तो जनसंख्या स्थिर है, प्रतिस्थापन दर कम होगी तो जनसंख्या में कमी होगी, प्रतिस्थापन दर में वृद्धि होगी तो जनसंख्या में वृद्धि होगी। जो प्रतिस्थापन दर होती है वो कुल प्रजनन दर पर निर्भर करती है। अगर कुल प्रजनन दर में वृद्धि होगी तो प्रतिस्थापन दर बढ़ेगा, अगर कुल प्रजनन दर में कमी होगी तो प्रतिस्थापन दर घटेगा, अगर कुल प्रजनन दर स्थिर रहेगा तो प्रतिस्थापन दर स्थिर रहेगा। बाल विवाह के दर में वृद्धि की गई है। त्रिपुरा, मणिपुर, असम सबसे ज़्यादा बाल विवाह के मामले पश्चिम बंगाल में है 41.6%, उसके बाद बिहार में 40.8%।
घरेलू हिंसा के मामले में अभी तक जो आंकड़े आए हैं उसमें कर्नाटक में सबसे ज़्यादा 44.4% घरेलू हिंसा के मामले दर्ज किए गए हैं। यौन हिंसा के मामले में असम, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय और पश्चिम बंगाल उच्च राज्यों की श्रेणी को दर्शाते हैं। वहीं गर्भनिरोधक के तरीके में महिला नसबंदी सबसे ज़्यादा आंध्र में। संस्थागत प्रसव में 5 में से 4 से अधिक महिलाओं के संस्थागत प्रसव में वृद्धि हो गई है। सिजेरियन में अधिकांश राज्यों में प्रसव की इस पद्धति में वृद्धि की गई है। अंतर्राष्ट्रीय सिजेरियन सेक्शन की आदर्श दर 10 से 15% के बीच होनी चाहिए। वित्तीय समावेशन संचालित महिला संचालित बैंक खातों में वृद्धि की गई है। और इंटरनेट के उपयोग में शहरी ग्रामीण लैंगिक अनुपात भारत में 10 में से 3 ग्रामीण महिलाएं और शहरी क्षेत्रों में 10 में से 4 से भी कम ग्रामीण महिलाओं ने शायद कभी इंटरनेट का प्रयोग किया हो। ये आंकड़े हमारे बताते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के लिए नोडल एजेंसी का काम IIPS करती है, जिसका फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान। इसकी स्थापना वर्ष 1956 में की गई थी। आज हम इस अपनी महत्वपूर्ण कक्षा में 5वां राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के बारे में विस्तृत अध्ययन किए। आप लोगों को यह कक्षा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। हमारे चैनल से जुड़ें और लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। हमारी ऐसी ही नित्य कक्षाएँ आती रहेंगी। यह कक्षा कैसी लगी आप बताएं। आप हमसे जुड़ें YouTube के माध्यम से, Facebook पेज के माध्यम से, Instagram के माध्यम से, Telegram के माध्यम से, उसके बाद आपका ट्विटर के माध्यम से। सबसे जुड़ने के लिए सिर्फ आपको @11 क्लासेस सर्च करना है और आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप अपनी जो शंकाएं हैं, अपने प्रश्न हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम यथाशीघ्र उनका जवाब देंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे। उज्ज्वल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।